Hello guys and welcome back to Excelsior Academy. Super excited to discuss about the TFR exam, its syllabus pattern and how to prepare for about it. So guys ये वीडियो मैं तभी बना रही हूँ because इतने सारे बच्चों ने मुझे पूछा है, कमेंट सेक्शन में डाला कि TFR एग्जाम के बारे में हम कैसे पढ़ें, क्या करें, उनको कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रही हूँ और इसमें सब कुछ डिस्कस किया, मैंने इन डिटेल डिस्कस किया है, मैंने बुक्स तक शेयर की है कि आपको कौन सी पढ़नी चाहिए। चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सो ऑफकोर्स जैसे आप इसका साइट खोलोगे, बायोलॉजी सिलेबस ऐसे लिखकर आएगा, राइट। आपको मालूम ही है किस तरह से कौन से फॉर्म भरने हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आजकल सब लोग टेक्नो एक्सपर्ट हैं ही ना। सिलेबस में अगर पूछा जाए तो इसमें क्या दिया जाता है, इन लोगों ने क्या बोला है, दैट दे आर going to ask the test based extremely basic and cover topics in maths, physics, chemistry and bio। अरे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के साल हो गए हैं, सालों साल निकल गए हैं, किसको याद रहेगा, राइट। एंड गाइस आपने सोचा तो जरूर होगा कि चलो बायो ले लेते हैं, हमें इन तीनों चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। यही तो गड़बड़ हो गई ना। बायो करने के लिए ये तीन चीज हमेशा ही लगती रहेगी। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पीएचडी के टाइम पे मैंने इतना हार्डकोर फिजिक्स पढ़ा है, जो हमेशा सोचती थी कि फिजिक्स मेरा छूटा तो बायो बच गए, मगर पीएचडी में मैंने इतना हार्डकोर फिजिक्स पढ़ा है, ऐसा लगता था काश मैंने 11-12 में ही ज्यादा पढ़ लिया होता तो इजी पढ़ता। एनीवेज वो तो पास की बात हो गई है। सो गाइस दिस इज फॉर यू। अगर आपको सीरियसली पैशन है बायो के लिए तो एक चीज गांठ बांध दीजिए कि बायो विदाउट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पॉसिबल है। आपको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझेगा बायो का विदाउट द नॉलेज ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ऑफ कोर्स दिस इज एक्सट्रीमली बेसिक एंड कवर टॉपिक्स इसके बारे में, एंड इन जनरल वी से दैट 11th 12th सीबीएसई सिलेबस काफी है टू प्रिपेयर। पर आप ये भी तो सोचो कि इतना सारा भी हम कैसे करेंगे, राइट। हम कहते हैं कि हमने वो सब किया विद दैट लेवल, अभी कहाँ इतना याद रहता है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी ध्यान नहीं है, राइट, बट अगर हम दोबारा देखेंगे तो शायद याद आ जाए। सो गाइज ये आप लोगों के लिए है, लाइक जितने भी अब तक जो एग्जाम्स हुए हैं टीएफआर के जेजीबीएल्स में जो एग्जाम होते हैं, उसमें बेसिकली जो एंड मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है। तो अगर ये टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, पूरा आपको 11-12 करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है इट्स नॉट दैट पॉसिबल, ठीक है। तो आप बस ये टॉपिक्स पढ़ लिए, बहुत होगा इन ऑर्डर टू क्रैक दी एग्जाम। जेजीबीएल एग्जाम आप आराम से क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। सो मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आगे हैं, मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक्स आते हैं हमेशा। रियल नंबर्स हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओ गॉड बहुत ही बार आया है। एंड आपको छोटे छोटे से फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, -b/a वाला, c/a वाला टू गेट द रूट्स। बहुत सिंपल इक्वेशंस आते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, इसके साथ आप ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक भी पढ़ लेंगे तो कुछ बुरा नहीं है, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव एक्स्ट्रा नॉलेज। देन कम्स अबाउट द ट्रायंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। Then of course about the probability permutation combination, guys ये तो आपको आना ही चाहिए, बिकॉज जब हम आगे जाके जब हम बायो भी करते हैं तो जेनेटिक्स जो है वो भी आपका पूरा का पूरा इसी टॉपिक पे निर्भर है। तो अगर आज अगर आपको ये क्वेश्चन इसमें से कॉन्सेप्ट्स जो हैं प्रोबेबिलिटी के, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, अगर वो आज क्लियर है तो आगे जाके जब आप एमएससी करेंगे या पीएचडी करेंगे तो जेनेटिक्स में ये जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत सिंपल हो जाएंगे, ठीक है, इट बिकम्स रियली इजी। देन ऑफ कोर्स अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो अगर आप इतने टॉपिक भी कर लेंगे बहुत है, बहुत है, इट्स सफिशिएंट टू क्रैक द एग्जाम। चलो अभी हम फिजिक्स केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स देख लेते हैं ताकि आपको टेंशन ना हो कि पूरा का पूरा 11th एंड 12th हम कैसे कवर करेंगे। सो केमिस्ट्री में आपके लिए है of course based upon the pH and buffer preparation, ये ऑलरेडी मैंने शुरू किया हुआ है। यू कैन गाइज यू कैन गो टू दी प्लेलिस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दी बायोकेमिस्ट्री एंड मोल बायो, मैंने उसमें ऑलरेडी बफर प्रिपरेशन एंड पीएच बेस पे क्वेश्चंस ले रखे हैं। पीरियोडिक टेबल हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड उसके टाइप्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉल्ट वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एट द एंड जब आप बायो भी करेंगे तो आप इसमें प्रोटीन प्लस सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। देन रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस, ये तो बहुत ही बेसिक्स है, ये तो हमने 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। एंड दी होमोलॉगस सीरीज, ठीक है, ये भी इतने हार्ड नहीं है, एक बार आप करेंगे तो आपके कवर हो जाएंगे। सो इसमें टेंशन लेने वाली बात कुछ नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजिक्स। फिजिक्स में आपको डिस्कस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा रादर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग,
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसके बारे में पूछा जाएगा। यू नीड टू डिस्कस अबाउट द एसी एंड डीसी करंट, ठीक है। उसके बाद जो आपके रेसिस्टर्स रहते हैं, कैपेसिटर्स रहते हैं, हम वो सर्किट पढ़ते हैं, ओम्स लॉ पढ़ते हैं, उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आता है, ये सब आपको करना पड़ेगा। देन पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी। इसमें ये भी हमने एक बार पढ़ा था, जब कलर कोडिंग रहती है, जो रेसिस्टेंस को कलर कोडिंग दी जाती है आपको, वो भी आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। देन लाइट, यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एवरीथिंग बेस्ड ऑन द लाइट, जो हमने पढ़ा था कि किस तरह से इमेज बनती है, वो सब आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स इसी का ही पार्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन आई, कि हमारी आंखों में किस तरह से इमेज बनता है, उल्टी बनती है, टेढ़ी बनती है, कैसे हमें सीधा दिखाई देता है, मायोपिया हुआ है या हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, क्या रीजन है ये सब होने का, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देन प्रेशर, सरफेस टेंशन, डेंसिटी एंड फ्रिक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑसिलेशन, मोमेंटम, ये सब आपके पहले के जो लॉस है, न्यूटन्स लॉ हो गए, वो सब आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखा जाए इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, इतना कुछ हार्ड नहीं पूछते हैं। अब भी अगर अचानक से क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट वंस यू गो थ्रू ऑल दिस टॉपिक एंड देन लुक इनटू द क्वेश्चन पेपर, इट बिकम्स इजी। अब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, चलो हम वो देख लेते हैं। तो मैंने तो सिर्फ बायो ले रखा है बिकॉज इट इज इजी टू एक्सप्लेन, ठीक है। और बायो में भी देखो, बायो के लिए स्पेसिफिक 11-12 नहीं बोला है, क्योंकि उतने से नहीं चलेगा। यू नीड टू स्टडी फ्रॉम द वेरी गुड बुक रेफरेंस, एंड उसका 1 या 2 चैप्टर से नहीं होगा। अगर आप उसे पूछोगे कि इस टेक्स्ट बुक में कितने चैप्टर्स करने हैं, नो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन दैट वे। यू नीड टू स्टडी द एंटायर बुक फॉर पर्टिकुलर टॉपिक। अगर मैं मोल बायो बोल रही हूँ, जहाँ पे आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पढ़ना है, तो आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, तो अगर देन अगेन द सेल करके जो बुक है ऊपर है, वो आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। ऑफ कोर्स देयर विल बी ओवरलैपिंग, बिकॉज हर एक बायो रेफरेंस बुक में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन मेंशन किया है, तो वो आप टॉपिक एक बार आप स्किप कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट जैसे कि हो गया है कि मैं आपको डिस्कस करूंगी, सो जस्ट वेट एंड वॉच टिल द एंड, एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, because I'm going to lead you to get your own dream with your own help, with your own hard work. आपको यहाँ पे और किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। So stay tuned with the channel, and that is Excelsior Academy. So let's do this question first. A researcher identified a unique epitope in his protein of interest. He cloned the sequence of that epitope in an expression vector and hybridoma technique used किया, and he has generated monoclonal antibodies. So, but when he used it for detecting his protein in ELISA test, he found no signal. What could be the reason of this observation? अब गाइस इसके लिए क्या है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि भाई एपिटोप क्या होता है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, एलाइसा क्या है, ये सब मालूम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि हार्डकोर पूरा डिटेल में, अगर थोड़ा बेसिक्स भी मालूम होगा तब भी आप कर सकते हैं। तो एक सिंपल से बता देती हूँ, एंटीबॉडी में एपिटोप आपका टॉप पोजीशन रहेगा, जहां पे आप एक्सपोज होता है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। मोनोक्लोनल मतलब सिर्फ एक के लिए है, लाइक इट कैन एक्चुअली रिएक्ट विद ओनली वन टाइप ऑफ एंटीजन। तो यहाँ पे एपिटोप जो रहेगा वो आपका एंटीजन का काम करेगा और उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई है। बट जब हमने एलाइसा में सेम एंटीबॉडी यूज की, इट गिव नो सिग्नल। अब रीजन क्या हो सकता है, ठीक है। The antibody has very low life and it is getting degraded rapidly. तो आप ऐसा एंटीबॉडी बनाएंगे ही क्यों? एलिसा मशीन इज नॉट वर्किंग, ये तो आप ऑप्शन में नहीं डाल सकते, बिकॉज यू मेक श्योर दैट ऑलवेज योर reagents and your machines are working. The epitope was buried deep in the core of the protein and as a result the antibody can't detect it. ये एक रीजन हो सकता है। एंड जब आपने मोनोक्लोनल बनाया है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से, तो पॉलीक्लोनल का सवाल ही नहीं होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? एपिटोप जो है आपका वो इट वाज बरीड इनसाइड द कोर ऑफ द प्रोटीन। कभी कभी क्या होता है, आपने एपिटोप निकाल लिया, सपोज आपने ये पर्टिकुलर प्रोटीन है, एपिटोप निकाल लिया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तो बना ली, मगर जब आप सेम यूज कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है कि जो एपिटोप है आपका ऐसे बरीड हो इनसाइड, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज को इंटरेक्ट नहीं कर पा रही है, एंड दैट्स व्हाई नो सिग्नल वाज फाउंड, ठीक है। तो सिंपल था, अगर आपको मालूम है कि ये सारी टेक्नोलॉजी क्या है, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, तो आप आंसर्स पता कर सकते हैं। तो आंसर क्या हुआ? द एपिटोप वाज बरीड डीप इन द कोर ऑफ द प्रोटीन एंड एज अ रिजल्ट द एंटीबॉडी कांट डिटेक्ट इट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। Now, in an experiment, you wanted to see which mutation will have worse effect on the transcription. Okay, mutation हुआ है,
इन द फर्स्ट सेट यू डिलीटेड 94 अमीनो एसिड्स फ्रॉम द सी टर्मिनल। हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे एक प्रोटीन है जिसका आपने सी टर्मिनस से 94 अमीनो एसिड गायब कर दिया। और सेकंड में ये आपका फर्स्ट सेट हो गया, और सेकंड में आपने क्या किया है, कोई 265 जो सी टर्मिनल में है आर्जिनिन से उसको सिस्टीन कर दिया। Now, which in your opinion will have the worst effect? इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। जब किसी प्रोटीन में आप सी टर्मिनस ही पूरा गायब कर देंगे तो of course that particular mutation it is not going to work. Now let's see the question option. 94 amino acid deleted mutation, 265 amino acid mutant, both will have similar negative effect. नहीं, दोनों का सेम इफेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि एक जगह पे आपने 94 अमीनो एसिड चेंज किया, यहाँ पे म्यूटेट किया, यानी कि आपने डिलीट किया है, यहाँ पे आपने सिर्फ उसको चेंज किया है। एंड नो विजिबल इफेक्ट कैसे नहीं आएगा, आना ही होगा जहां पे इतना बड़ा डिलीशन हुआ है। सो ऑफ कोर्स द आंसर इज 94 अमीनो एसिड डिलीशन म्यूटेट। वो आपका काम ही नहीं करेगा बिकॉज ऑलमोस्ट एंटायर सी टर्मिनल यू हैव डिलीटेड। ओके, इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं थी। नाउ ये थोड़ा मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, बट जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। A researcher wanted to find out the interactors of protein X. ठीक है, कोई एक प्रोटीन है जिसके वो इंटरैक्टर्स यानी कि जिसके साथ वो इंटरैक्ट करता है वो पता करना चाहता है। तो ही फर्स्ट परफॉर्म इम्यूनोप्रेसिपिटेशन फॉर प्रोटीन एक्स। अभी इससे आपको मालूम होना चाहिए इम्यूनोप्रेसिपिटेशन क्या है। For protein X and took the pull down fraction of mass spec analysis. So from the list of the potential interactors, he chose the top hits A, B, C, D and tried to validate these interactions using Ease2 hybrid assay and found the following results. Which one of the following is the proper explanation of the results? ठीक है, हमने एक प्रॉपर प्लास्मिड लिया है। अभी हमने क्या, ये हमारा प्रोटीन X है जिसके अगेंस्ट हमें यहाँ पे एक्टिविटी मिली है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, A के अगेंस्ट काफी अच्छी आई है, राइट, बी में थोड़ी सी आई है, सी में भी काफी अच्छी आई है और डी में भी थोड़ी सी आई है। और आपको नेगेटिव कंट्रोल में नहीं आना चाहिए क्योंकि वहां पे आपका नहीं है तो नहीं आना चाहिए। ओके, गुड। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। Protein A and C interacts with the protein X in vitro, while all the proteins interact with protein X in an in vivo condition. जब मैंने सारा एक्सपेरिमेंट इन विट्रो किया है, so how can you talk about the in vitro, in vivo condition, राइट? इन विवो करने के लिए मुझे इन विवो एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, बट अभी तो हमने सिर्फ इन विट्रो किया है, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन, द Ease2 hybrid assay did not work for protein B and D. कैसे नहीं वर्क किया, यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है हमें एक्टिविटी, सो इवन दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। All of the proteins are interactors of protein X, but the direct interactors are protein A and C, while protein B and D might interact indirectly with protein X via a mediator. Last क्या है, all other conclusions are true. Already हमने mention कर दिया है कि दो गलत है तो ये wrong ही होगा। Now C is the correct answer. क्यों? C, अगर आप यहाँ पे देखेंगे all the proteins are interactor of protein X, हाँ, because A ज्यादा कर रहा है, C ज्यादा कर रहा है, B थोड़ा सा कर रहा है, D थोड़ा सा कर रहा है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, बट डायरेक्ट इंटरैक्टर्स आर प्रोटीन ए एंड सी। यस, वो हमें दिखाई दे रहा है, इससे काफी एक्टिविटी हमें दिख रही है, राइट? while B and D might interact but indirectly via a mediator, जिसकी वजह से शायद इसलिए हमें यहाँ पे कम इंटरेक्शंस दिख रहा है या कम चेंजेस दिख रहा है। ठीक है, तो अगेन सी, यहाँ पे आपसे किसी ने ये नहीं पूछा कि Ease2 हाइब्रिड कैसे करना है, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन कैसे करना है, बस आपको ये देखना था whether there is activity or not. Clearly it is shown that activity is there in with the all the interactors like A, B, C, D, है ना? तो बस आपको समझना था कि कौन कितना क्या कर रहा है, एंड आंसर आपके सामने था। सो गाइस, था ना सिंपल? ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। A researcher was formulating a novel drug which he thinks can induce cell growth by positively modulating the MAP kinase signaling pathway. अब इसके लिए थोड़ा बहुत तो सेल सिग्नलिंग मालूम होना चाहिए कि MAP kinase कैसे क्या करता है। In order to test his hypothesis, he divided HEK cells into sets, controlled and treated and tested them for MAP kinase signaling activity. अब MAP kinase signaling activity क्या है आपकी इसमें, कि वो उसको फॉस्फोराइलेट करता है। ठीक है, MAP kinase, काइनेज क्या काम करता है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है। तो अगर ये नहीं भी मेंशन किया होता तब भी आपको मालूम होना चाहिए कि काइनेज का काम है फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना। ओके, अभी देखो हम दी वेस्टर्न ब्लॉट रिजल्ट दिया हुआ है, अभी हमें ये देखना है व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस रिजल्ट। सो फॉस्फो ERK दिया, कंट्रोल इतना है, और यहाँ पे टेस्ट सैंपल देखो क्या हुआ है, ERK दिया हुआ है और यहाँ पे टेस्ट सैंपल देखो कैसा है। बीटा एक्टिन आपका सेम है बिकॉज वो आपका कंट्रोल एक्ट करता है। तो बीटा एक्टिन का मतलब क्या हुआ कि हाँ, हमने जितना भी लोड किया है सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन लोड किया है, तभी आपको पता चलेगा कि यस
देयर वाज इंक्रीज इन दी रिएक्शन और डिक्रीज इन दी रिएक्शन। अगर आपका बीटा एक्टिन ऊपर नीचे है देन यू कैन नॉट टेक दिस वेस्टर्न ब्लॉट एज दी करेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर दी कंक्लूजन। ठीक है, ओके। सो हमेशा आपका वेस्टर्न ब्लॉट में जो कंट्रोल रहता है वो आपका बीटा एक्टिन रहता है। किसी किसी केसेस में लोग ट्यूबुलिन भी यूज करते हैं। ओके, तो अगर आपके पास ये प्रॉपर नहीं है, कोई भी आपको ये आपका कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो हमेशा जब भी आप वेस्टर्न ब्लॉट रन करते हैं, बीटा एक्टिन सबसे पहले चेक करना है कि वेदर इट इज शोइंग द सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन लोडेड और नॉट। ओके, लेट्स सी द ऑप्शंस ओवर हियर नाउ। MAP kinase signaling is activated upon treatment with the drug and his hypothesis is validated. Okay, MAP kinase signaling is not activated upon treatment with the drug and his hypothesis failed. MAP kinase signaling is unchanged, none of the above. तो C and D तो हटा ही देते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो। ठीक है, ना अभी कंक्लूड क्या करना है, अभी ये तो आपको समझ में आ गया कि बीटा एक्टिन आपका सेम है, तो यानी कि जो भी अमाउंट ऑफ प्रोटीन लोड किया है वो आपका सेम है। अभी ERK देखो, ERK आपका कितना है, यहाँ पे कंट्रोल आपका इतना है और टेस्ट में आपका सैंपल इतना आ रहा है, यानी कि तीनों सेम आ रहे हैं, राइट। अब यहाँ देखो कंट्रोल इतना था एंड टेस्ट सैंपल में हार्डली कुछ फॉस्फोराइलेशन हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, इसका क्या मतलब हुआ? सो मैप काइनेज का काम था जो नेक्स्ट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उसको काइनेज यानी कि फॉस्फो ग्रुप ऐड करना, बट आई डोंट सी सच थिंग, यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या, फॉस्फोराइलेशन हुआ ही नहीं है। इसका मतलब अगेन मैप काइनेज सिग्नलिंग जो है आपका एक्टिवेट ही नहीं हुआ है अपॉन द ट्रीटमेंट एंड व्हाटएवर दिस गाय वाज डूइंग हैज फेल्ड। तो इसका आंसर हो गया आपका बी। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया कि ये कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, आपको अगर मैप काइनेज सिग्नलिंग नहीं भी पता है तो गैस मान लो मैप के बाद ERK आता है और उसको फॉस्फोराइलेट करना होता है क्योंकि वो होता है काइनेज का काम। सो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आपने देखा होगा इसमें इस ऐसे कुछ अलग से कोई टेक्निक का प्रिंसिपल या थ्योरी नहीं पूछा है जो आपको याद करना पड़े। जस्ट हैव योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड यू कैन क्लियर दिस एग्जाम वेरी वेल विदाउट मच एफर्ट। बट ऑफकोर्स रीड द बुक, क्योंकि ये लॉजिकल थिंकिंग लाने के लिए आपको ये सारी टेक्स्ट बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी। ठीक है, ओके। सो कौन सी बुक है, इसको कैसे पढ़ें और कैसे एग्जाम क्लियर करें? सो गाइज अभी हम वो डिस्कस करेंगे जो आप एक्चुअली जिस चीज के आप जो वेट कर रहे थे। ओके, सो बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए गो विद द लेनेंजर, दिस इज लाइक बाइबल। अगर आप एक बार पूरी लेनेंजर पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको बाकी बुक्स करने की जरूरत है एक्चुअली। ठीक है, मैंने किस लिए मेंशन किया है, बिकॉज आई प्रिफर सर्टेन टॉपिक्स फ्रॉम दीज बुक्स। फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री पोर्शन जो रहता है जिसमें आप प्रोटीन्स के बारे में, ग्लाइकोलिसिस हो गया या मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हो गया, वो मुझे लेनेंजर से पढ़ना पसंद है। वाटसन हो गया जिसमें मैं हमेशा रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ती हूँ। जेनेटिक्स कॉन्सेप्ट जो है मैं इस बुक से पढ़ती हूँ, स्नस्टर्ड एंड सिमोन से। फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मुझे बायोलॉजी कैम्बल का पसंद है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ER गोल्जी के बारे में अगर मैं पढ़ना चाहती तो मुझे लॉरिश पसंद आती है एंड कूपर। मतलब ये दोनों बुक मैं इस चीज के लिए फॉलो करती हूँ। बट अगर आपको लगता है आपके पास इतना टाइम नहीं है इतनी सारी बुक्स पढ़ने के लिए, देन डू वन थिंग गाइस, सिर्फ लेनिंजर पढ़िए आप, सिर्फ एंड सिर्फ लेनिंजर पढ़िए, बिकॉज लेनिंजर हैज कवर्ड एवरीथिंग। Of course, it has covered about the biochemistry concepts जैसे enzymes हो गए, proteins, DNA, lipids, carbohydrates के बारे में भी हो गया है, metabolism भी हो गया है, plus it also covers about the replication, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो अब ये सारी बुक्स आप कैंसिल कर सकते हो। हाँ, फिजियोलॉजी नहीं है इसमें प्लांट एंड एनिमल्स का, तो आप ये एक बुक डेफिनेटली कीजिए, कैम्बल भी कीजिए एंड कूपर एंड लॉरिश में से आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं देन गो विद द कूपर, और अगर आपको एक्सपर्टीज बनना है देन गो विद दी लॉर्डिश। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स जेनेटिक्स के लिए आप जीन्स भी यूज कर सकते हैं, जीन्स 11 करके भी है एंड सिनोसिस सिमोन्स भी है। ये बुक थोड़ी देखने में डल दिखती है, बट इफ यू आर लाइक अगर आपने कभी नॉवल पढ़ा है तो वो फीलिंग आपको इससे आ जाएगी, एक कहानी की तरह दिया हुआ है एंड द कॉन्सेप्ट्स आर गिवन इन सच ए ब्यूटीफुल वे कि आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जीन्स 11 उन लोगों के लिए है जो थोड़ा एक्सपर्ट लेवल में जाना चाहते हैं। There is also Benjamin Pierce, आप वो भी पढ़ सकते हैं, but like from my experience it's always better to study genetics from here. ठीक है, ओके। अब प्रॉब्लम ये है कि उसको हम कैसे पढ़ें, क्या करें। तो गाइस एक छोटा सोल्यूशन तो मैं ये देती हूँ, दैट आई हैव स्टार्टेड दी
कूपर, वॉटसन एंड लेनिंजर समरी सीरीज। इसका मतलब ये है कि इसमें हर एक चैप्टर जो है मैंने उसको 10 से 12 या मैक्स टू मैक्स 15 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अगर आपसे नहीं हो रहा है बैठ के सारे वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन टेक्स्ट बुक का पढ़ने का, सो जस्ट गो थ्रू माय चैनल। उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट जो है अलोंग विद द डायग्राम, अलोंग विद द न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चन उसमें है, वो सब मैंने उसमें डाले हैं एंड यू कैन गो थ्रू इट। तो अगर आपको लगता है कि मुझे एक हफ्ता लगेगा वो पढ़ने में, जस्ट वॉच दी वीडियोस एंड यू कैन कंप्लीट 1 or 2 chapters in a day by listening to those videos. You can also make short notes with that. एक है तो ये हो गई आप लोग की। ठीक है, दूसरा मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी, लाइक व्हेन यू प्लान कि मुझे कैसे करना चाहिए, सपोज नाउ यू आर टारगेटिंग फॉर योर जेजीबीएस फॉर नेक्स्ट ईयर, आप सपोज 22 के लिए आप टारगेट कर रहे हैं एंड यू नीड टू डू योर फिजिक्स ऑल्सो, केमिस्ट्री ऑल्सो, मैथ्स ऑल्सो एंड देन बायो। तो बायो तो आपको डेली करना पड़ेगा, यू नीड टू डेडिकेट बायो के लिए 4 hours इन अ डे। ठीक है, 24 में से 4 hours तो आपके बायो के हो गए, बचे 20 में से 8 hours फॉर योर स्लीप, बचे 12। ठीक है, जिसमें से आपको सिर्फ 6 घंटे जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को देने हैं। अब वो आप डिसाइड करो कि डेली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करना है या फिजिक्स केमिस्ट्री 2 दिन करते हैं, उसके बाद हम केमिस्ट्री मैथ्स करेंगे या फिजिक्स मैथ्स करेंगे। ठीक है, और संडे के दिन कुछ मत कीजिए, डोंट स्टडी एट ऑल। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेंगे 3-3 घंटा, और वेनेसडे थर्सडे केमिस्ट्री मैथ्स कर लीजिए, और उसके बाद फिजिक्स मैथ्स कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, सारे सब्जेक्ट्स को आप इक्वल टाइम दे रहे हो एंड यू कैन कवर इट। ठीक है, यू कैन टेक अ गैप आल्सो इन बिटवीन, अच्छे से कीजिए। डोंट ईट शुगरी आइटम्स व्हाइल यू आर स्टडिंग बिकॉज दैट विल मेक यू स्लीपी। अच्छे से जूस पीजिए, पानी पीजिए। ऑफ कोर्स यू विल गो फॉर यूरिनेशन 1000 टाइम्स, बट दैट्स ओके बिकॉज इट इज गोइंग टू कीप यू एक्टिव, इट इज गोइंग टू कीप योर ब्रेन एक्टिव। ठीक है, हाथ पैर का मूवमेंट्स रखिए सो दैट आपका बॉडी ऐसे सुन ना पड़ जाए। समटाइम्स इट बिकम्स नम व्हाइल सिटिंग इन वन प्लेस फॉर लॉन्गर टाइम। ओके, तो आप ऐसे प्लान कीजिए, जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, लेट तक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट प्लान अकॉर्डिंगली कि कैसे मैं दिन में ये 6 घंटे और ये 4 घंटे, यानी कि 24 में से सिर्फ 10 घंटा आपको पढ़ना है, कैसे मैं वो प्लान करूं। बाहर घूमने जाना, घूमिए, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमिए, खेलिए, ठीक है, बात कीजिए, बट जस्ट मेक श्योर दैट इन अ डे आप 10 hours दे रहे हैं फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, और जब भी आप इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक सपोज यू आर रीडिंग पर्टिकुलर बुक, आप पढ़ते जाइए और साइड में ही शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, और जब भी आप सोने जा रहे हैं बस एक बार वो शॉर्ट नोट्स को देख लो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में क्या करना होगा, आपको एक बार फॉर्मूला देखना है और थोड़े से न्यूमेरिकल्स करने हैं, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ, अभी सिंस आप 22 को टारगेट कर रहे हैं, आपके पास बहुत टाइम है, हर एक मंथ के एंड में आप ये चेक कीजिए, कोई भी आप क्वेश्चन पेपर लो और उसमें से ये देखो कि मुझे कितना आता है। ऑफकोर्स आपको आंसर्स मिल जाएंगे उसके, बट क्यों वो आंसर है ये आपको अपने आप से पूछना होगा। ठीक है गाइस, सो आई जस्ट होप ये आपको हेल्पफुल रहा होगा। दिस इज माय स्ट्रेटेजी, दिस व्हिच आई हैव फॉलोड टू क्लियर द एग्जाम। सो आई होप यू ऑल्सो फॉलो दिस एंड यू आर एबल टू स्टडी। स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, यू कैन हैव योर चीट डे ऑल्सो, जहाँ पे आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, यू कैन जस्ट बी रिलैक्स एंड स्टडी। और कोई भी डाउट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का भी पोर्शन होगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑफकोर्स बायो तो आई एम टेकिंग, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, so I hope आपको ये अच्छा लगा हो। So guys, just let me know through your comments whether this video was helpful or not, and of course अगर कोई और डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं, या कुछ और क्वेश्चंस ऐसे हैं जो like on which I should make a video, please let me know that also। तो ये मुझे काफी बच्चों ने पूछा, so that's why I'm making this, like how exactly to prepare and कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, मैंने आपको मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो इतना अगर आप कर लेंगे, definitely you can clear your JGBs in the first attempt itself। So, okay, guys, all the best and stay tuned with the Excelsior Academy. Take care, guys.